नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास। और इसमें यूनिट थर्ड हमारा है कुषाण कला, कुषाण आर्ट एंड क्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुषाण कालीन स्थापत्य कला। तो इसके बाद हम देखेंगे कुषाण कालीन मूर्ति कला। तो चलिए शुरू करते हैं कुषाण कालीन स्थापत्य कला। कुषाण काल में जैसे क्वेश्चन अगर बनता है तो डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द एज ऑफ कुषाण। स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द एज ऑफ कुषाण। कुषाण काल में स्थापत्य कला की पर्याप्त उन्नति हुई। कनिष्क कला प्रेमी तथा भवन निर्माता था। कुषाण प्रसिद्ध शासक था, कुषाण शासक कनिष्क। उसे निर्माण कार्यों में बड़ी रुचि थी, अतः उसके शासन काल में स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उन्नति हुई। उसने अनेक स्तूपों, चैत्यों, विहारों का निर्माण करवाया। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्तूप। कनिष्क ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, कनिष्क की राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर, तो उसमें एक भव्य स्तूप बनवाया जिसकी ऊंचाई 638 फुट थी। आधार 5 मंजिलों का 150 फुट और इसकी परिधि थी 1250 गज और इसकी रेलिंग थी 150 फुट। तो ये इसकी भव्यता को दर्शाता है। सबसे ऊपर स्वर्ण ताम्र के लगे 25 चक्र थे। उनके पास मूर्तियों से अलंकृत 1-1 मीटर और दूसरा 1500 ऊंचा स्तूप था। कनिष्क ने पेशावर के अतिरिक्त तक्षशिला, पुष्कलावती, नगरहार, स्वात की घाटी, सहरी बहिलोल आदि स्थानों पर भी स्तूप बनवाए। और तक्षशिला का धर्मराजिक स्तूप अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप की रचना की बात करें तो स्तूप का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर बेलनाकार रूप में किया जाता था। इस तरह से एक ऊंचा चबूतरा होता था, बहुत विशालकाय, और ये स्तूप हुआ करता था इसके ऊपर इस आकृति में। इसकी भव्यता का अंदाजा हमने ऊपर बता दिया, जैसे 638 फुट ऊंचा, ठीक है ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 638 फुट कितना हो। एक सामान्य आदमी 5 फुट 8 इंच का होता है, तो 638 फुट ऊंचाई कितना भव्य स्तूप रहा होगा। तो तक्षशिला में था एक धर्म राजिक स्तूप, ये भी इसने बनवाया था। ये अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध था। स्तूप की रचना की बात करें तो स्तूप का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर बेलनाकार रूप में किया जाता था। चबूतरे की 4 दीवारों में सोपान बनाए जाते थे और इन स्तूपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग अधिष्ठान या चबूतरा था। इसे अधिष्ठान या चबूतरा कहा जाता था, जिसके चारों ओर बुद्ध मूर्तियां स्थापित की जाती थी। स्तूपों की दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी और इन स्तूपों पर स्थापित मूर्तियों में बुद्ध को मानव रूप में दर्शाया गया है। बात करें चैत्य की, तो चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल थे। स्तूप बेसिकली होते क्या थे, जो महापुरुष जो होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, उनके अंशों को, जैसे नाखून, दांत, उनके उपयोग की वस्तुएं, उनको एक मंजूषा या पेटी में रख करके और इसके ऊपर ही निर्माण कर दिया जाता है गुंबदाकार। इसे स्तूप कहा जाता है। चैत्य की बात करें तो चैत्य बौद्धों के पूजा स्थल थे, जिसके कक्ष में पूजा और उपासना होती थी, उसे चैत्य कहते थे। चैत्य पहाड़ की चट्टानों को काटकर बनाया जाता था अथवा ईंटों तथा लकड़ी का भी बनता था। चैत्य में एक विशाल हॉल होता था जिसमें बौद्ध उपासक और भिक्षु एकत्रित होते थे। हाल के एक किनारे पर स्तूप होता था। कभी कभी इस स्तूप पर बुद्ध की मूर्ति बनी होती थी। स्तूप की परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ आपने देखा होगा, जैसे आप किसी मंदिर में गए हो, बालाजी के में या किसी माता जी के में, तो उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए जगह होती है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो स्तूप की परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। चैत्य का प्रवेश द्वार विशाल और भव्य होता था तथा कलाकृतियों से अलंकृत होता था। तो कनिष्क के काल में अनेक चैत्यों का निर्माण किया गया, जिनमें कार्ले का चैत्यग्रह,
कार्ले का चैत्यग्रह तत्कालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह चैत्य 124 फीट लंबा और 46 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था। ठीक है, तो चैत्य की जो लंबाई थी 124 फीट, चौड़ाई 46 फीट और ऊंचाई जो थी वो 145 फीट थी। इस तरह से ये चैत्य था। ठीक है, जैसे हमारा जो कमरा होता है उसकी भी आकृति कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, एक बॉक्स की जैसे। तो कार्ले के चैत्य के बारे में बताया गया है। इसका प्रवेश द्वार 2 मंजिला बना हुआ है। इसका हॉल विस्तृत है जिसमें अष्टकोणीय आकृति के कलात्मक स्तंभ हैं। पहले सामने मंडप युक्त 3 द्वार थे। हॉल में खुलने वाला मध्य द्वार संघ के सदस्यों के लिए था और शेष दोनों द्वार गृहस्थ उपासकों के लिए थे। कुषाण काल में हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के अनेक चैत्य बनाए गए। इनमें महायान संप्रदाय के चैत्य अधिक भव्य एवं कलात्मक हैं। विहार की बात करें तो विहार वह स्थल था जहां बौद्ध संघ निवास करता था। अपने आचार्य के नेतृत्व में संघ के बौद्ध भिक्षु साथ साथ रहते थे। ये एक प्रकार से मठ थे और बौद्ध संघ की बैठकें विहारों के संथागारों में होती थी। विहार चैत्यगृह के चारों ओर बने छोटे छोटे कमरों का समूह था। ठीक है, जो चैत्यगृह होते थे उनमें निवास के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे, उन्हें विहार कहा जाता था। विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए किया जाता था। तो कनिष्क के काल में अनेक स्थानों पर विहारों का निर्माण किया गया जिनमें काफी बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। और इन विहारों में भाजा का दरी विहार, भाजा देखो चैत्य तो कार्ले का चैत्य प्रसिद्ध है और विहार की बात करें तो भाजा का दरी विहार, भाजा का दरी विहार उल्लेखनीय है। यह पूना के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में है। भाजा का दरी विहार पूना के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में। इसकी दीवारें, स्तंभों आदि पर मूर्तियां बनी हुई हैं जो बड़ी सुंदर और सजीव है। ये चैत्य और विहार एक ही पत्थर से उत्खनित किए गए हैं। ये विहार अत्यंत विशाल हैं और इनकी छतें बहुत ऊंची हैं। इन चैत्यों विहारों में उत्कीर्ण अभिलेख भी मिलते हैं। जिन पर्वत श्रृंखलाओं में इन चैत्यों विहारों का निर्माण किया गया वे ग्रेनाइट पत्थर के हैं। कुषाण काल में हीनयान तथा महायान दोनों संप्रदायों के विहारों का निर्माण किया गया है। महायान संप्रदाय के विहारों में बुद्ध तथा बोधिसत्वों के चित्र निर्मित हैं तथा कहीं कहीं मंडप के सामने के कक्ष में बुद्ध मूर्ति स्थापित है। हीनयान संप्रदाय के विहारों में बुद्ध मूर्तियों का अभाव है, परंतु महायानी विहारों में काफी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां तथा चित्रित निर्मित हैं। तो विहार बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था कनिष्क के काल में, हीनयान और महायान। जो रूढ़िवादी थे, पुराने नियमों परंपराओं को मानते थे, वो हीनयान बौद्ध संप्रदाय में थे और जो नई परिवर्तन चाहते थे वो महायान बौद्ध संप्रदाय में थे। अब बात करते हैं हम कुषाणकालीन मूर्ति कला की। मूर्ति कला तो कुषाण काल में मूर्ति कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई है। कनिष्क के काल में गांधार, मथुरा तथा अमरावती मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र हैं। एक 3 केंद्र थे, गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला। तो मूर्तिकला में कुषाण काल ये 3 प्रकार की मूर्ति कलाएं हैं, 3 शैलियां हैं। इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गांधार कला। तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार के नगरों, अब गांधार में कौन कौन से नगर आते थे, पुष्करावती, तक्षशिला, पेशावर और आसपास के प्रदेशों में एक ऐसी मूर्तिकला शैली का विकास हुआ जिसको गांधार शैली कहते हैं। इस कला के विषय तो भारतीय हैं परंतु उसकी शैली यूनानी है, इसलिए गांधार कला को इंडो ग्रीक कला के नाम से भी पुकारा जाता है। गांधार शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं।
तो गांधार शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई वो यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। बुद्ध की मूर्तियों को ध्यान मुद्रा तथा अभय मुद्रा में दिखाया गया है। ये मुद्राएं तो भारतीय हैं, परंतु उसकी शिल्प विधि यूनान की अथवा यूनानी रोमन है। मूर्तियों पर जो वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए दिखाए गए हैं उन पर यूनानी कला की छाप देखी जा सकती है। इसी प्रकार बोधिसत्वों की मूर्तियों पर भी यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है। बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भड़कीले हैं तथा वे रत्नाभूषणों से मंडित हैं। गांधार कला के नमूने बिमरन, लौरियन, हस्तनगर, शाहजी की ढेरी, तक्षशिला आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो ये नाम ध्यान रखना जरूरी है। गांधार कला के जो नमूने मिले हैं, अवशेष मिले हैं, बिमरन, लौरियन, हस्तनगर, शाहजी की ढेरी पाकिस्तान में है ये, और तक्षशिला, इन स्थानों पर गांधार मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं। अब गांधार कला की शैली की विशेषताओं की बात करें तो गांधार कला के विषय भारतीय हैं, परंतु शैली यूनानी है और इस शैली की मूर्तियां प्राय सलेटी पत्थर से बनी हुई हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह दिखाई देते हैं और इस शैली में मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता का अभाव है, कमी है। इस शैली में शारीरिक सौंदर्य तथा बौद्धिकता पर अधिक बल दिया गया है। इस शैली की बुद्ध मूर्तियों में बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दिखाया गया है, ऐसा आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है तथा सिर के पीछे प्रभा मंडल बनाया गया है। इस तरह से जैसे ये मनुष्य है तो इसके पीछे इस तरह से जैसे प्रकाश का चक्र दिखाया गया है, प्रभा मंडल इसमें गांधार मूर्तिकला में। बुद्ध के मुखमंडल के चारों ओर आभा मंडल दिखाया गया है, परंतु तेज चक्र सुसज्जित नहीं है। इस शैली की अन्य विशेषताएं हैं मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों की सूक्ष्मता और पारदर्शी कपड़े तथा उनकी सलवटें, सुंदर नक्काशी। तो ये हो गई हमारी गांधार कला। अब लेते हैं मथुरा कला को। तो कनिष्क के शासनकाल में मथुरा भी मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कनिष्क की मूर्तिकला के प्रसिद्ध केंद्रों के नाम लिखिए। 3 नाम आपको लिखने हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। ठीक है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। मथुरा कला कनिष्क शासन काल में मथुरा भी मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से पुकारा जाता है। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इनमें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को चित्रित किया गया है। देखिए, उसमें गांधार कला में तो बुद्ध और बोधिसत्वों को चित्रित किया है, लेकिन इसमें बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को चित्रित किया है। इस शैली के अंतर्गत कुषाण सम्राटों की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। इसमें कनिष्क की मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो कनिष्क की मूर्ति का जो निर्माण किया गया है वो मथुरा कला में किया गया है, गांधार कला में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मथुरा कला के अंतर्गत ब्राह्मण तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण भी किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कृष्ण, बलराम, कुबेर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां इसमें मिलती हैं। जैन तीर्थंकरों की भी अनेक मूर्तियां मिलती हैं। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों में उनके शारीरिक सौंदर्य तथा भाव भंगिमाओं का सुंदर अंकन है। इस कला के मुख्य नमूने इंद्रिय परक और सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्रियों की मूर्तियां हैं। अब मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं में मथुरा शैली की मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की बनी हुई हैं, जबकि अपने गांधार कला की जो थी वो सलेटी पत्थर की बनी होती थी। और मथुरा कला की शैली की मूर्तियां अपनी विशालता तथा भौतिकवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों में मूछें नहीं दिखाई गई हैं। इस शैली की मूर्तियों में सिर को मंडन युक्त दिखाया गया है और मूर्तियों के दाहिने कंधे पर वस्त्र दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दाहिना हाथ अधिकांश अभय मुद्रा में है। तो आप देखिए गांधार कला में भी अभय मुद्रा में रहता था और इसमें भी रहता था, ये समानता हो गई। बुद्ध की मूर्तियों में मूर्तियों को प्रभा मंडल से सुशोभित किया गया है और वहां पर भी यही था। और इस शैली को की मूर्तियां पूर्णतया भारतीय परंपरा की प्रतीक हैं। इनमें आध्यात्मिक भावना को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इस शैली में भाव भावना तथा शारीरिक सौंदर्य सभी को प्रदर्शित किया गया है। मूर्तियां कहीं कहीं सिंहासन में दिखाई गई हैं और बुद्ध की मूर्तियां प्राय खड़ी हुई हैं।
मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर से चिपटे हुए हैं और साधारणतः मूर्तियां दो वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऊर्ध्व वस्त्र और अधो वस्त्र, ऊपर पहनने वाले वस्त्र और नीचे पहनने वाले वस्त्र। इस शैली की मूर्तियां भद्रता तथा शालीनता युक्त है और मूर्तिकारों ने अपनी कलाकृतियों में शारीरिक अनुपात का पूरा ध्यान रखा है। इस शैली में निर्मित मूर्तियां यूनानी तथा रोमन प्रभाव से मुक्त हैं। मतलब शारीरिक अनुपात का पूरा ध्यान रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर बहुत बड़ा बना दिया और उसकी तुलना में शरीर छोटा बना दिया या हाथ पैर बड़े बना दिए, मतलब बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई हैं। उसके बाद बात आती है अमरावती कला की। तो अमरावती कला की बात करें तो कुषाण काल में कृष्णा और गोदावरी के मुहानों पर अमरावती तथा गुंटूर जिलों में अमरावती कला शैली का भी विकास हुआ। मुहाना जो होता है, वो मुहाना जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। तो इस तरह से भारत का ये जो भाग है, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ जो यहाँ पर समुद्र में मिलती हैं, तो यहाँ पर जो अमरावती और गुंटूर जिले हैं, यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर अमरावती शैली का विकास हुआ है। अब इस शैली की विशेषताओं की बात करें तो धर्म और त्याग की भावना ही प्रमुख नहीं है, बल्कि कलाकारों ने कला को कला के लिए, इसके आदर्श को अपनाया है। इसके अंदर कला को कला के लिए के आदर्श को कौन सी शैली में अपनाया गया है, तो वो अमरावती शैली है। दूसरा, इस शैली में मानव आकृतियां गांधार शैली की तरह भाव शून्य नहीं है, बल्कि वे जीवंत, गतिशील और अत्यंत सुंदर हैं। इस शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इस शैली की मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियों के साथ साथ बुद्ध के अनुयायियों को नृत्य और मनोरंजन करते हुए दिखाया गया है। इस शैली में स्त्री सौंदर्य, भाव, मुद्रा आदि मथुरा कला से भी श्रेष्ठ है। इस शैली में वैराग्य और भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया है और बुद्ध की मूर्ति के समक्ष नतमस्तक उपासिकाओं का दृश्य अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार एक हाथी की उन्मत्तता, नागरिकों में घबराहट और भाग दौड़ तथा हाथी का विनीत भाव से बुद्ध के समीप घुटने टेकने का दृश्य भी अत्यंत सजीव और प्रभावशाली है। तो ये हाथी का विनीत भाव से बुद्ध के समीप घुटने टेकने का दृश्य, ये अमरावती कला शैली की ही विशेषता है। नारी आकृतियों में अत्यधिक कोमलता दिखाई गई है और इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया है। तो आप देखिए, गांधार कला में सलेटी पत्थर और मथुरा कला में आपके बलुआ पत्थर और अमरावती में सफेद संगमरमर। तो सलेटी, बलुआ और सफेद संगमरमर। इस शैली की मूर्तियों के मुख पर वैराग्य एवं भक्ति की भावनाएं दिखाई देती हैं और अमरावती में महात्मा बुद्ध की दो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें बुद्ध घुटने से नीचे तक का लंबा वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके वस्त्रों में सलवटें पड़ी हुई हैं। इन मूर्तियों के मुख पर विरक्ति तथा चिंतन के भाव दिखाई देते हैं। तो अमरावती कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों के मुख पर विरक्ति तथा चिंतन के भाव दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से ये कुषाणकालीन स्थापत्य का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। छोटे क्वेश्चन इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे प्राचीन भारत के दो प्रख्यात कला केंद्रों के नाम बताइए। तो मथुरा तथा गांधार। अमरावती भी आप लिख सकते हैं। मथुरा तथा गांधार में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। उन स्थानों के नाम बताइए जहां बुद्ध की मूर्तियां सर्वप्रथम बनाई गई। तो ये मैंने लिखवाया था आपको। तो पुष्करावती, तक्षशिला, पुरुषपुर और आसपास के क्षेत्रों में बुद्ध की मूर्तियां सर्वप्रथम बनाई गई। पुष्करावती, तक्षशिला और पुरुषपुर। पुरुषपुर जो पेशावर था, कनिष्क की राजधानी। गांधार कला से आप क्या समझते हैं? तो गांधार कला का विकास ईसा की प्रथम से द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में हुआ और इसके विषय तो भारतीय थे, परंतु सजावट आदि यूनानी पद्धति से थी। गांधार जो प्रदेश था वो हमारा यहाँ पर हुआ करता था, इधर वर्तमान जो पाकिस्तान का मामला है उसमें गांधार प्रदेश हुआ करता था। तो यहाँ पर जो कला शैली विकसित हुई वो गांधार कला थी और इसके विषय तो भारतीय थे, परंतु सजावट यूनानी पद्धति की थी। गांधार कला क्यों प्रसिद्ध है? तो गांधार कला इसलिए प्रसिद्ध है कि इस शैली में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अत्यंत सुंदर और आकर्षक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो इस शैली की मूर्तियां सलेटी पत्थर से बनी हैं। बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती हैं। मानव शरीर की सुंदर रचना, मांसपेशियों की सूक्ष्मता, पारदर्शक कपड़े और उनकी सलवटें, सुंदर नक्काशी। मथुरा शैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मथुरा कला शैली इसलिए प्रसिद्ध है, इस शैली में बुद्ध, बोधिसत्वों, कनिष्क, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, पार्वती, यक्ष, यक्षिणियों आदि की सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियां हैं वो मथुरा कला शैली में है, गांधार में और अमरावती में नहीं है।
ब्रह्मा विष्णु महेश कनिष्क की मूर्ति ये सब मथुरा शैली में है। मथुरा शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं तो ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, दाहिने हाथ पर वस्त्र नहीं रहता, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में पाया जाता है। स्तूप किसे कहते हैं? बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अस्थियों या उनके वस्तुओं पर बनाई गई अवशेषों पर बनाई गई समाधियां स्तूप कहलाती हैं। कनिष्क द्वारा बनवाए गए स्तूपों का उल्लेख कीजिए। तो कनिष्क ने पुरुषपुर में एक भव्य स्तूप बनवाया, 638 फुट ऊंचा था और उसने पेशावर के अतिरिक्त तक्षशिला, पुष्पालावती, नगरहार आदि में भी स्तूप बनवाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।